नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए आज के आर्टिकल देखते हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है ये सेक्स वर्कर्स को रिकॉग्नाइज करने के बारे में, इनका जो वर्क है इसे रिकॉग्नाइज करने के बारे में है। दूसरा आर्टिकल जो है हमारा वो वैक्सीनेशन पॉलिसी के बारे में है कि हमारे देश में किस प्रकार से वैक्सीनेशन पॉलिसी चल रही है और इनमें क्या सुधार लाने चाहिए। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं अपना परिचय करवाना चाहूँगा। मैं खुशवंत पवार। आप चाहे तो मुझसे ट्विटर और लिंक्डइन पर जुड़ सकते हैं। इसकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज का एमसीक्यू देखते हुए यह है कि विश्व पर्यावरण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। आपका ऑप्शन ए है 5 जून, ऑप्शन बी है 1 जून, ऑप्शन सी है 22 मई या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब बढ़ते हैं वर्णनात्मक प्रश्न की ओर। आज का वर्णनात्मक प्रश्न ये है कि क्या सेक्स वर्क को एक डिग्निफाइड वर्क, एक गौरवपूर्ण वर्ग या एक मान्यतापूर्ण वर्क काम हमें मानना चाहिए। इस पर आपको एक आलोचनात्मक टिप्पणी करनी है, क्रिटिकली इस पर डिस्कशन करना है। तो चलिए आज का जो आर्टिकल है ये सेक्स वर्कर्स के बारे में है। तो कोविड-19 में जब विभिन्न वर्क, अलग अलग सेक्टर्स यहाँ पर अफेक्ट हुए, उनमें जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होने वाला वर्क था ये सेक्स वर्कर्स का था। तो यहाँ पर इसकी समस्या ये बताई जा रही है कि कोई इस वर्क को लेजिटिमेट वर्क, कानूनी काम इसे, या हम उस तरीके से समझे तो इसको मान्यता समाज और कानून दोनों की तरफ से नहीं प्राप्त है। तो यहाँ पर बताया गया है कि गवर्नमेंट के जो रिलीफ प्रोग्राम थे वो अलग अलग कार्यक्रमों में पहुंचे थे, लेकिन इन तक कोई भी गवर्नमेंट कार्यक्रम नहीं पहुंचा है। उसके अलावा कोविड-19 में खासकर सेकेंड वेव के टाइम इनकी स्थिति और ज़्यादा खराब हो गई है। इसका अगर बैकग्राउंड यहाँ पर देखें तो हम इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट के अंदर हम देख सकते हैं। यहाँ पर अगर कोई भी सेक्स वर्क होता है या इससे जुड़े हुए जितने भी कानून हैं, जितने भी प्रावधान हैं, हमें इस कानून के अंतर्गत मिलते हैं। 1956 में ये कानून आया था और इसमें जो मुख्य बात की गई है वो ये है कि ब्रोथल, उसके साथ में अगर आप पब्लिक प्लेस में यहाँ पे सॉलिसिट करते हैं फॉर सेक्स वर्क, उसके अलावा सेक्स वर्क से अगर आप अर्निंग करते हैं, अपना लिविंग करते हैं या ऐसे किसी व्यक्ति पे रहते हैं जो कि अर्न करके उस पर डिपेंड करता है, उसकी कंपनी में भी अगर आप रहते हैं तो आपको यहाँ पे दोषी पाया जाएगा और पेनलाइज किया जाएगा। तो यहाँ पर प्लाइट ऑफ सेक्स वर्कर्स बताया गया है। तो सेक्स वर्कर की प्लाइट ये है, सबसे पहली बात तो ये कि हमारे देश की जो नीति रही है वो ऐसा माना जाता है यहाँ पर कि सेक्स वर्क जो है ये अपने आप में एक इनवॉलेंट्री वर्क है और फोर्सफुली करवाया जाता है। तो यहाँ पर वुमेन को रेस्क्यू और रिहेबिलिटेट किया जाता है, मतलब वहाँ से उसका पुनर्वसन इसका किया जाता है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यही, क्या आप इस रिहेबिलिटेशन में पुनर्वसन में अनुमति, कंसेंट लेते हैं क्या। उसके अलावा बात ये भी गई है कि बहुत से ऐसे प्रीजुडाइज, बहुत से ऐसे यहाँ पे लोगों की सोच जुड़ी है कि सेक्स वर्क अपने आप में जो है ये मॉरली काफ़ी ज़्यादा गलत है, इसलिए पहले तौर पे तो यहाँ पे समाज की तरफ से ही मान्यता नहीं प्राप्त है। इसके कारण होता ये है कि ये अपने आप में काफ़ी वल्नरेबल स्थिति में ये वर्कर्स आ जाते हैं और यहाँ पर काफ़ी बुरी तरीके से अनइक्वली, असमान रूप से ट्रीट किया जाता है। अब यहाँ पे बताई गई है कि कौन से स्टेप्स, कदम उठे हैं इनको राइट दिलवाने के। और तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जस्टिस वर्मा कमीशन ये वही कमीशन है, ये 2013 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। दिल्ली गैंग रेप के बाद में जो क्रिमिनल लॉ था उसमें अमेंडमेंट के लिए इसी कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया था रिकमेंडेशन के ऊपर, और जो नए प्रावधान जोड़े गए वो इसी कमेटी के रिकमेंडेशन पे जुड़े। तो यहाँ पर बताया गया कि आप ट्रैफिकिंग और सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन, इन दोनों को आप अलग अलग यहाँ पर रख सकते हैं। कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन, एडल्ट्री जो कि कंसेंट हो जिसमें, उसके अलावा ट्रैफिकिंग, ये दोनों अपने आप में अलग बात होती है। ट्रैफिकिंग में एक चीज़ ये है कि यहाँ पर कंसेंट नहीं होती है, लेकिन कमर्शियल सेक्स वर्क की अगर बात करते हो तो यहाँ पर कंसेंट होता है। जुडिशरी में भी बात की गई है कि सेक्स वर्कर्स जो है उनको भी राइट टू लाइवलीहुड है। और सुप्रीम कोर्ट ने बुद्धादेव कर्मास्कर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का जो केस है उसमें राइट टू डिग्निटी की बात की गई है इन लोगों के लिए, कि इनको भी जीवन जीने का, गौरवपूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। उसके अलावा वे फॉरवर्ड यहाँ पर ये बताया गया इस आर्टिकल में कि महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो आपकी एक सोच चली आ रही है कि विक्टिम रेस्क्यू रिहेबिलिट नरेटिव की, इसको बदलने की आवश्यकता है। क्योंकि यहाँ पर अगर यंग एज या ट्रैफिकिंग के माध्यम से अगर सेक्स वर्क में धकेला जाता है लड़कियों को,
तो महत्वपूर्ण है कि ये नैरेटिव तो ठीक है, लेकिन जो वॉलंटरी इस प्रोफेशन में जाते हैं उनके लिए ये नैरेटिव बिल्कुल नहीं फिट बैठता है, क्योंकि जब भी आप इनको अगर इस दायरे से बाहर भी, इस प्रोफेशन से भी बाहर अगर आप इनको निकाल दें तो देखने को ये मिलेगा यहाँ पर कि किसी भी स्थिति में समाज इनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं रहता है। और रिहेबिलिट जो एनजीओ के द्वारा पुनर्वसन जो किया जाता है एनजीओ के द्वारा, वहाँ पे भी इनकी इतनी अर्निंग नहीं हो पाती है कि ये इनकी फैमिली को यहाँ पर या इनके बच्चों को यहाँ पर पाल सके। तो चलिए, जो दूसरा आर्टिकल है वैक्सीनेशन के डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर है। तो वैक्सीन की अगर हम बात करें तो हमारे देश में वैक्सीन का एक बहुत बड़ा शॉर्टेज देखने को मिला। सेकेंड वेव में जिस तरीके से पैनिक हुआ तो लोग जो वैक्सीन ले रहे थे उसकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन जो हमारा प्रोडक्शन था वो उतना का उतना ही रहा। तो यहाँ पर अगर कुछ इश्यूज इसके साथ में देखे जाए तो सबसे पहली बात तो ये है कि पूरा सिस्टम में एक क्योस बन चुका है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो चुका है। बहुत सारे डिसीजन मेकर्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जो कंपनीज वैक्सीन बना रही है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, बहुत ही यहाँ पर एक कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। तो भारत में राइटर ने ये सजेस्ट किया है कि अगर इंडिया के इन्फेक्शन रेट की बात करें तो ये करीब करीब 21.5% के आसपास होना चाहिए। तो यहाँ पर जिस तरीके से हमारे पास में जो आंकड़े आ रहे हैं उस हिसाब से बताया गया राइटर के द्वारा कि ये अपने आप में बिल्कुल भी इन पे विश्वास नहीं किया जा सकता। और अगर सही मायने में देखी जाए तो करीब करीब 21.5% के आसपास तो इन्फेक्शन हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे रेट ऑफ ओवर 50% और अबाउ 7 मिलियन पीपल पे ये इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है हमें। उसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर हमको ग्रुप्स को प्रायोरिटी देने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर कौन से ग्रुप को प्रायोरिटी देना है, किस जोग्राफिकल लोकेशन में प्रायोरिटी देना है, किस डेमोग्राफी में प्रायोरिटी देना है वैक्सीनेशन के लिए, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण बन जाता है। अब अगर उदाहरण के लिए समझे तो कोई बहुत ज़्यादा डेंसिटी, अगर किसी महानगर की बात ले ले, अगर नागपुर या मुंबई जैसे महानगर की बात ले ले, यहाँ पे अगर कोई 20 वर्षीय या 18 वर्षीय यहाँ पर कोई पुरुष है और वही कंपेयर करें आप नागालैंड या सुदूर लद्दाख में कोई 90 वय का कोई वृद्ध है, तो अगर इनमें कंपैरिजन करें तो जो महानगर में जो हाईली डेंसिटी में जहाँ पे इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा चांस है, ऐसी जगह पर वैक्सीन की ज़्यादा ज़रूरत है। तो उस प्रकार से आपको ग्रुप्स को प्रायोरिटाइज करने की आवश्यकता है। उसके अलावा अगर लेटेस्ट रिपोर्ट देखें तो यहाँ पर सजेस्ट किया गया है कि अमाउंट ऑफ इम्यूनिटी जो है वो काफ़ी हद तक आ गई है लोगों के अंदर, क्योंकि इन्फेक्शन होके एक बार जा चुका है। तो जो हर्ड इम्यूनिटी की हम फर्स्ट वेव में बात कर रहे थे, काफ़ी हद तक ये पॉपुलेशन में पहुंच गया है। तो यहाँ पर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए उसकी बात की गई है। तो पहली बात तो ये, अगर आपके पास में वैक्सीन के डोज कम है तो आप इन्हें हाफ करके भी लगा सकते हैं, पार्शियल डोजिंग भी कर सकते हैं। केवल एक वैक्सीन के बीच में जैसा अंतर बढ़ा दिया है, तो ये भी अपने आप में एक रास्ता निकाला गया है सरकार के द्वारा। उसके अलावा वैक्सीन को मिक्स करके भी आप देख सकते हैं, जैसे बहुत सारी जगह ये देखने को मिल रहा है। दिल्ली में ये शॉर्टेज देखने को मिला कि कोवैक्सीन जो है उसका सेकेंड डोज नहीं मिल रहा है। तो इस स्थिति को भी हम देख सकते हैं। तो वैक्सीन को मिक्स करके कैसे काम चलाया जा सकता है, यूके में कई एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, तो हम भारत में भी कोवैक्सीन और कोविशील्ड के साथ में ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा साइंटिस्ट जो है, जो एपिडेमियोलॉजिस्ट है, स्टैटिस्टिशियंस है, हेल्थ प्रोफेशनल है, इनको साथ में आके मिलकर एक प्लान डिजाइन करने की आवश्यकता है। और ये तभी हो सकता है तब सरकार के द्वारा यहाँ पे इनिशिएटिव लिया जाए। उसके अलावा आप कंट्री वाइज सीरो सर्वे कर सकते हैं, तो जिस पॉपुलेशन अभी तक इन्फेक्टेड नहीं है आप उनको वैक्सीनेशन प्रायोरिटी पे दे सकते हैं। उसके अलावा अगर लार्जर शेयर की बात करें तो ज्योग्राफी के हिसाब से भी हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको मुंबई और नागालैंड का एक उदाहरण दिया। उसके अलावा अगर यहाँ पर देखा जाए तो जो वैक्सीन का शॉर्टेज है उसमें कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि हमारे पास में डेटा नहीं है बराबर तरीके का, तो इस पर भी काम किया जा सकता है। उसके अलावा एलोकेशन जो है उसको भी यूनिफॉर्म बनाने की जरूरत है। जो भी एलोकेशन किया जाता है आज सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं, दिल्ली में भी कई जगह ये देखने को मिल रहा है कि वैक्सीनेशन का, कोवैक्सीन का सेकंड डोज ही नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर एक इक्विटेबल और पूरे प्लानिंग के रूप में आपको वैक्सीनेशन का डिस्ट्रीब्यूशन करना जरूरी हो जाता है। तो चलिए, आज का जो हमारा विश्लेषण है वो यही समाप्त होता है। अधिक जानकारी के लिए आप लॉ सीखो की वेबसाइट lawsikho.com विजिट कर सकते हैं। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो।